और 1815 में जब ड्यूक मेटरनिक के समय में ये हुआ था, वियना कांग्रेस हुई थी, तो ड्यूक मेटरनिक ही उसको हेल्ड कर रहा था। और जोसेफ मेजनी जो कि दो सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, उसके बारे में उसने बोला था, ही इज मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। और ड्यूक मेटरनिक का एक और स्टेटमेंट है, जब फ्रांस में दोबारा रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 से 1848 में, तो ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस सिनीज रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड पकड़ लेती है। ये बात किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक ने कहा था फ्रांस के बारे में। यदि फ्रांस में कुछ होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरा यूरोप पे पड़ता है। अब हुआ ही, फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया आया तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया जो है बढ़ने लगा। Oh, which type of talk you are talking? Please concentrate in class. You are distracting me also. अच्छा, रिपीट करना है बेटा। किस चीज को रिपीट करना है मिस्टी? ड्यूक मेटरनिक के बारे में। हाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था, और जब 1830 से 1848 में जब फिर से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आई, मैंने जो रिवॉल्यूशन की बात की थी, लिबरलिज्म रिवॉल्यूशन की बात की थी, तो जब लिबरलिज्म का रिवॉल्यूशन आया, तो उस समय में, लिबरलिज्म रिवॉल्यूशन के समय में, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीज रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड पकड़ लेती है। इसका मकसद ये था कि फ्रांस में जब कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पे पड़ता है। ये बात ड्यूक मेटरनिक ने कहा। और जोसेफ मेजनी जो नेशनलिज्म को अंदर ही अंदर फैला रहा था, उसके बारे में बोला था, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो उसके बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज वह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर भी था, और जब वॉर लड़ रहा था ऑटो वन बिस्मार्क, तो उस समय भी वो ऑस्ट्रेलिया से ही वॉर लड़ रहा था। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एलॉगरी की, कि नेशन सिंबल, तो फ्रांस की सिंबल मैरीन है, जो एक लेडीज है। मैं यहाँ पिक्चर नहीं लगाया हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में पिक्चर दिया हुआ है, यू जस्ट सी वन टाइम। और जर्मेनिया, जर्मनी की एलॉगरी है, एनसीईआरटी बुक में इसका भी पिक्चर दिया हुआ है आपका, जिसमें एक लेडी जो है हाथ में तलवार लेके खड़ी रहती है। इसका मतलब है लिबर्टी, यूनिटी और रिपब्लिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं बाल्कन स्टेट की। बाल्कन स्टेट की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता होगा। तो ये बाल्कन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये बाल्कन स्टेट है क्या रियल में? रियल में ये बाल्कन स्टेट ऑटोमन अंपायर का हिस्सा है। ऑटोमन अंपायर टुकड़े टुकड़ों में टूट गया, और जो छोटे छोटे स्टेट्स बने, उसको हम बाल्कन रीजन और बाल्कन स्टेट कहते हैं। उस एरिया को बाल्कन रीजन और बाल्कन स्टेट कहते हैं। देखो, ऑटोमन अंपायर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नेशनलिज्म इन बाल्कन का मतलब है कि ये पहले ऑटोमन अंपायर का हिस्सा हुआ करता था। द रीजन वॉज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन अंपायर, ये सारे रीजन ऑटोमन अंपायर का हिस्सा थे। और ऑटोमन अंपायर जब टूटा तो अलग अलग देश बना, जिसमें मेन था रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया। ये ऑटोमन अंपायर से टूट के अलग होने वाला देश हुआ। प्रिया स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर ग्रीस की आजादी कब मिली? मैंने ग्रीस के बारे में बताया नहीं, मैं बताऊंगा आगे। ग्रीस ऑटोमन अंपायर से टूट के अलग हुआ, ये बाल्कन स्टेट है। ऑटोमन अंपायर से ये 1848 में टूट के अलग हुआ था। 1848 में, आई थिंक, हाँ 1848। ग्रीस के आजादी में मेन रोल है एक पोएट का, जिस पोएट का नाम है लॉर्ड बायरन, जिस पोएट का नाम है लॉर्ड बायरन। और लॉर्ड बायरन का बहुत रोल है कि उसने ग्रीस के आजादी में लोगों को हेल्प किया था। एक्चुअल में ऑटोमन अंपायर का जो किंग था, वो जो भी लोग ऑटोमन अंपायर के किंग के खिलाफ होता था, चलो थैंक यू बेटा, जो भी लोग ऑटोमन अंपायर के किंग के खिलाफ होता था, उसको ऑटोमन अंपायर के किंग अपने राज्य से बाहर भेज देता था, और वो लोग को देश निकाला मिलता था। देश निकाला को इंग्लिश में हम एक्साइल कहते हैं, यानी कि देश से निकाल देना, बाहर भेज देना, देश से बाहर। और ये लोग जब देश से बाहर जाते थे ना, तो वहां पर ये अच्छा जीवन जीते थे, क्योंकि ये लोग नॉर्मल गरीब लोग नहीं होते थे। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना कि भेज देता था अंडमान निकोबार पे मरने के लिए, ये मरने के लिए भेजना नहीं होता है। जैसे कोई अमीर लोग है, नोबिलिटी लोग है, जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है कंट्री के अंदर, ऐसे लोगों को जब ये लोग राजा के खिलाफ हो जाता था, तो उन लोगों पे एक्शन लेना मुश्किल होता था राजा के लिए, तो उनको ना देश निकाला दे देता था, तुम देश से बाहर निकल जाओ। जैसे बाहुबली मूवी तुम लोग देखे हो ना, तो बाहुबली मूवी में बाहुबली को राजमाता ने देश निकाला दिया था, कि तुमने विद्रोह किया, देश से निकलो। कोई सजा नहीं दिया उसको, उसको उसने देश, पहले तो उसने राज्य से निकाला दिया कि आप ये पैलेस में नहीं रह सकते, बाद में उसको देश निकाला मिल गया। तो देश निकाला मतलब होता है देश से बाहर।
तो ग्रीस के जो लोग एक्साइल पीपल थे, यानी कि देश से बाहर जो लोग रहते थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद किया, पैसे से बहुत ज्यादा मदद किया इन लोगों ने। और इनके मदद से ग्रीस को आजादी मिली 1848 में, 1848 में। बट एक पोएट था लॉर्ड बायरन, इसकी मृत्यु वैसे पहले हो गई थी, 1848 से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बट इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था ग्रीस लोगों को इकट्ठा करने में। तो ग्रीस की आजादी 1848 में हुई थी, और 1848 का जो लिबरलिज्म का मूवमेंट था, जो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी, उसी मूवमेंट में पहला आजादी ग्रीस को मिला था ऑटोमन एम्पायर से। उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ये सारे देश ग्रीस से आजाद हुआ। आपको पता होगा ये सर्बिया ही ऑस्ट्रिया के साथ वॉर किया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्बिया का बहुत बड़ा रोल है। ये सर्बिया के कुछ लोग ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया था। आप मैप पे देखोगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सर्बिया और ऑस्ट्रिया बगल में है। ये देखो यहाँ पे सर्बिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सर्बिया दिख रहा है, और यहाँ पे बुडापेस्ट हंगरी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब ऑस्ट्रिया का रीजन था, जिसकी वजह से सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन कहीं ना कहीं ये सर्बिया और ऑस्ट्रिया का एरिया है। वैसे जितना भी स्टेट आप देख रहे हैं, बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोटिया, इसके बाद मोन्टोरियो, कॉस्वो, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब बाल्कन स्टेट है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, आज क्लासेस ले रहे हैं हम। क्लासेस के बाद जो है एक दिन मैं क्वेश्चन का सेशन रखूंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। अभी यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट वन वर्ड क्वेश्चन मत पूछिएगा, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पूछिएगा, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वन वर्ड क्वेश्चन आप खुद पता कर सकते हैं। ठीक है भास्कर, चलो यहाँ देखते हैं बेटा। तो क्या है, रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, ये ऊपर में जो मैप दिख रहा है ना आपको, ये सब ऑटोमन एम्पायर से जुटा हुआ। आज के दौर में आप ढूंढोगे ऑटोमन एम्पायर कहाँ पे है, तो आपको वर्ल्ड के मैप पर ऑटोमन एम्पायर दिखेगा ही नहीं। ओ बेटा, मीनू नीनू, डोंट फाइट इन क्लास, पढ़ लो। आज के दौर में ऑटोमन एम्पायर ढूंढो, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि वर्ल्ड मैप पे ऑटोमन एम्पायर है ही नहीं। ऑटोमन एम्पायर बाल्कन स्टेट में टूट चुका है, जिसमें रोमेनिया है, बुल्गारिया है, मोल्डोवा है, ठीक है, बुडापेस्ट है, सोलोवोका है, ये सब। ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, और आपने अभी भी देखा कि जर्मनी भी ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग से निकल के बना, थोड़ा बहुत इटली भी ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग से निकल के बना। तो ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग बहुत बड़ा था, और बाल्कन के ही आपसी झगड़ा की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ये और वर्ल्ड वॉर में जो है, वर्ल्ड वॉर के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाल्कन स्टेट के बारे में समझ में आया कि ये बाल्कन स्टेट जो है ऑटोमन एम्पायर से टूटा था, इसमें इतना ही है। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि इथनिक डाइवर्सिटी थी बहुत ज्यादा, यानी ये लोग जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा बटे हुए थे, जिसकी वजह से इन लोगों में हमेशा झगड़ा होते रहता था। जैसे आप इंडिया में देख लो, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, तो लैंग्वेज की वजह से झगड़ा होती है। इतनी कंपोजिशन बेसिकली लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे बटे हुए लोगों का होता है। तो ये सारे लोग बाल्कन के अलग अलग स्टेट इतनी कंपोजिशन में बटे हुए थे, इसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी। और ये लोग सब चाहते थे इंडिपेंडेंस हो ऑटोमन एम्पायर से। खैर इनकी जो चलो डोंट वरी, तुम लोग आपस में एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, बट क्लास को देखो ध्यान से, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछो, कुछ समझ में ना आए तो। वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे इंडिया और पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान का, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का स्टेट है। बट जम्मू कश्मीर में जब कोई भी आतंकवादी घटना होता है, तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है इसके लिए। और आतंकवादी घटना हुआ जम्मू कश्मीर में, वो इंडिया का स्टेट है, बट हम लोग कहते हैं पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो पाकिस्तान को हम लोग जिम्मेदार मान लेते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी एक जगह था, और उस जगह पर कुछ भी होता था तो सर्बिया को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, कि सर्बिया जिम्मेदार है उसके लिए। एक बार ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी बीवी वहां पर घूमने के लिए गई, और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। इस टेररिस्ट ग्रुप ने उनको मार दिया। ऑस्ट्रेलिया का मानना था कि ये सारा एक्टिविटी सर्बिया ने कराया है। जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर में कोई जाए और जम्मू कश्मीर में जाकर, भास्कर मैं बात करता हूँ लॉकडाउन के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में जाकर कोई इंडिया के राजकुमार और राजकुमारी को, राजकुमार और उसकी बीवी को मार दे, तो हम लोग मानेंगे पाकिस्तान ने मारा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने का एक जगह था जहां पर उसके राजकुमार राजकुमारी को मार दिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि सर्बिया का काम है ये।
अब सर्बिया का काम है तो सर्बिया पे हम गौर करेंगे। सर्बिया को बहुत सारी बातें लिख के दी गई। ओके बेटा, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे क्लास के स्टार्ट में मैंने सिविल कोड के बारे में बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहाँ था मैं? सर्बिया के। ओके भास्कर, एलॉग्री, आई लिसन बेटा, आई विल डू इट। तो सर्बिया को तीर 11 एक दिया गया, 11 लिस्ट दिया गया 11 थिंग्स का कि इन चीजों को फॉलो कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप जो है दोषियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर्बिया ने 11 में से 8 बात मान लिया, बट 3 बात ऐसा था जो नहीं माना। 3 बात में था कि वो एरिया पर कुछ एरिया ऐसा था जो ऑस्ट्रिया को हैंड ओवर कर दिया जाए, और सर्बिया ने ये बात नहीं मानी। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया, और ऑस्ट्रिया का हेल्पर था जर्मनी। जर्मनी बोला ठीक है, आप ऑस्ट्रिया पे सर्बिया पे अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटेन ने बहुत समझाया जर्मनी को कि ऑस्ट्रिया को रोक लो, बट ऑस्ट्रिया का राजकुमार मर गया था और उसने अटैक कर दिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब बात है अलॉगरी की। अलॉगरी का मतलब होता है बेटा सिंबल, नेशन का सिंबल। जैसे इंडिया का सिंबल भारत माता है ना, वैसे नेशन स्टेट का सिंबल को हम अलॉगरी कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब यूनिटी लिबर्टी होता है। जैसे हमारे देश का भारत माता है, एक तिरंगा ली हुई होती है, सिर पे बैठी हुई रहती है, सिर के बगल में खड़ी रहती है, एलॉगरी है। वैसे जर्मेनिया की एक लेडी है जो हाथ में तलवार ली हुई रहती है, माना जाता है जर्मनिया के जर्मनी की रक्षक है। ऐसे ही मैरिन जो है वो फ्रांस की लेडी है जो वहां की एलॉगरी है। बात करते हैं नेपोलियनिक कोड की। नेपोलियन ने सबसे पहले मैंने जो बताया कि पूरा का पूरा फ्रांस एक स्टेट था, एक कंट्री है, और फ्रांस के एक कंट्री में एक जगह है लक्सेमबर्ग और न्यूरमबर्ग, वहां से आने में 8 टैक्स बैरियर है, 8 जगह पर टैक्स देना पड़ रहा है। एक कंट्री, 8 टैक्स बैरियर, 8 मेजरमेंट सिस्टम। तो नेपोलियनिक कोड में यही किया गया, ला पेट्री ला सिटियन का फॉर्मूला दिया गया, इक्वल मेजरमेंट इक्वल वर्किंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। वहां पर पूरे कंट्री को यूनिफाइड करके एक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ठीक है, और सेम मेजरमेंट सिस्टम और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया वहां पर, ठीक है। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना क्या होता है? केशवराज, ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्रीटी ऑफ वियना पे हम आएंगे आगे, अभी हम बाल्कन स्टेट के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस क्या था, मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, जब उसने फ्रांस को एक बार हरा दिया, और फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस में फिर से लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। तो जब लुई फिलिप राजा बना तो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी वही मीटिंग वियना मीटिंग हुई थी। वियना नाम के जगह पर मीटिंग हुई थी जो वियना ऑस्ट्रिया में था, इसलिए वियना कांग्रेस कहते हैं उसको। हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप समझ गए कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दिया था जर्मनी ने, और इसीलिए सर्बिया को सपोर्ट कर दिया फ्रांस ने, और फ्रांस को सपोर्ट किया रसिया ने, और रसिया को सपोर्ट किया ब्रिटेन ने। इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा वियना कांग्रेस के बारे में। कंक्लूजन ये है कि नेशन स्टेट बनेगी तो डेमोक्रेसी आएगी, नेशन स्टेट बना, डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी में इंपीरियलिज्म होगा, आपस में कन्फ्लिक्शन होगा, और कन्फ्लिक्शन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जोसेफ मेजनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। जिस जोसेफ मेजनी ने यंग इटली नाम की सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी। हम अलग अलग टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लाए हैं जिसको आप समझो। जोसेफ मेजनी ने 1831 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। इटली के यूनिफिकेशन से पहले ही यंग इटली नाम का सेक्रेट सोसाइटी बन गया था, जो कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ भी नहीं था, इटली नाम देश का पड़ा भी नहीं था। उसी समय में उन्होंने सेक्रेट सोसाइटी बनाई, यानी गुप्त संस्था, जो अंदर ही अंदर नेशनलिस्ट के भावना को बढ़ाने का काम कर रही थी। इसका मेन एम ये था कि यह इटालियन रिपब्लिक के लोगों को समझाएं, और इन लोगों को इतना ज्यादा प्रेरित करे कि ये लोग रिवॉल्यूटरी कर दे, ये लोग रिवॉल्यूशन ला दे। किसके खिलाफ? इटली के जो यूथ है वो रिवॉल्यूशन ला दे क्लर्जी के खिलाफ। मैंने इटली के मैप पे दिखाया ना कि बीच वाला स्टेट वो क्लर्जी रूल करता था, उस क्लर्जी के खिलाफ रिवॉल्यूशन हो गया, और उस रिवॉल्यूशन की वजह से जो है वह जो राज्य था वो काउंट काबूर के पास चला गया, सार्डिया पिडमॉन्ट के अंदर। तो यंग इटली को किसने बनाया था? जोसेफ मेजनी ने बनाया था। यह एक सेक्रेट सोसाइटी थी और 1831 में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, यंग यूरोप। यंग यूरोप 1833 में बनाया गया था, और ये भी एक सेक्रेट सोसाइटी था जिसको जोसेफ मेजनी ने बनाया था। जोसेफ मेजनी ने इसको भी 1833 में बनाया था, और इसकी वजह से इसमें इटली के, जर्मनी के, पोलैंड के और स्विट्जरलैंड के मेंबर शामिल थे, जिसकी वजह से आप कहते हो कि पोलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली, जर्मनी सब में एक तरह से नेशनलिटी की भावना आ गई, सब में इक्वलिटी, नेशनल यूनिटी की भावना आई। इसीलिए चूंकि ये दोनों ही संस्था, यंग इटली और यंग यूरोप, जोसेफ मेजनी ने बनाया था, और जोसेफ मेजनी नेशनलिस्ट की भावना को फैला रहा था, बट ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक
ओके बेटा बताते हैं कॉन्कॉर्ड के बारे में। और ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो था वह चाहता था कि प्रिंसली स्टेट रहे, और जोसेफ मेजनी जो है वो बढ़ा रही थी भावना को नेशनलिस्ट का। इसीलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने जोसेफ मेजनी के बारे में बोला था, ही इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर का मतलब मेरा सोशल ऑर्डर नहीं, ड्यूक मेटरनिक का सोशल ऑर्डर, जिस सोशल ऑर्डर में वह प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करता था। तो जोसेफ मेजनी के बारे में ये कमेंट इसीलिए था क्योंकि इसने दो ग्रुप बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप की, ठीक है, जिसमें इटली, जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के बारे में था। हम कॉन्ट कवर के बारे में बताएंगे और जोसेफ मेजनी के बारे में बताते हैं वो कौन था बेसिकली। जोसेफ मेजनी एक रिवोलंट्रीज था जो इटली से था, और नेशनलिस्ट रिवोलंट्रीज था वो। तो हुआ जोसेफ मेजनी, तो पहला लाइन यही लिखिएगा आप, जोसेफ मेजनी वाज अ रिवोलंट्रीज nationalist from Italy. He believed that God intended nation to be natural unit of mankind. वह मानता था कि गॉड ने नेशंस को बनाया कि सब में मैनकाइंड हो, यानी मानवता हो। नेचुरली गॉड ने हम लोगों में मानवता बना के भेजा है, तो मानवता होनी चाहिए सबके अंदर, ऐसा जोसेफ मेजनी का मानना था। इसीलिए वह मोनार्की के अपोज में रहता था। दो सेक्रेट सोसाइटी